किया था क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और हम आज आके उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो सबसे एंड में पढ़ा था वो ये था कि नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन के बाद जो लुईस 16 किंग थे वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में चले गए थे विद किंग्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। बट इन अप्रैल 1792 National Assembly very smartly declared a war against Austria and Prussia, क्योंकि इससे पहले वो जो किंग्स थे अपने ट्रूप्स भेजते फ्रांस में उनके अगेंस्ट, उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो अब हमें पता है कि जब हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वॉर लड़ रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एज अ होल टू फील दैट काइंड ऑफ यूनिटी सो दैट वी कैन फाइट विद आवर फुल पोटेंशियल। और उस केस में पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे पेट्रियोटिक सॉन्ग लाइक मार्सेलेज वाज कंपोज्ड और उसको वहाँ पे गाया जाता था व्हेन दे वर गोइंग टू फाइट दैट वॉर। Later on this song Marseillaise became the national anthem of France। जब ये सब वॉर के डायनामिक्स चल रहे थे और जो सब था उस टाइम पे जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी और जो लोग बचे थे जो वॉर नहीं कर रहे थे, they were discussing the constitution and they were discussing what the national assembly has done for the people, for the poor people in particular। तो उन लोगों को समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था इट गेव सर्टेन राइट्स बट ओनली टू द रिच पीपल। दैट मीन्स जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था नेशनल असेंबली का तो हमने देखा था कि जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास थे, और एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो टैक्स पेयर्स थे। इसका मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनके पास ये राइट ही नहीं है कि वो अपना लीडर चूज कर सकें, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोगों ने मतलब लोगों को ऐसे काफ़ी सारे फॉल्ट्स मिले उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से उन्होंने वापस से पॉलिटिकल क्लब्स बनाने चालू किए। पॉलिटिकल क्लब्स इन द सेंस जहाँ पर कुछ लोग मिलते थे लाइक अ कॉफ़ी शॉप और बार्बर्स शॉप, और वहाँ पे बैठकर वो डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, ठीक है। उनमें से सबसे फेमस क्लब जो था वो जैकोबिन्स क्लब था, और जो जैकोबिन्स क्लब के जितने भी मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी के ही थे। तो जो जैकोबिन्स क्लब थे उसके जो मेंबर्स थे वो यूजुअली कौन होते थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स या प्रिंटर्स एंड ऑल। तो वही लोग मिलकर उन्होंने ही जैकोबिन्स क्लब बनाया था, और उनके जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। अब जैकोबिन्स क्लब को बोला जाता था सांस कुलोट्स भी। वो क्यों बोला जाता था? क्योंकि सांस कुलोट्स मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस वो लाइक अ पेयर ऑफ शॉर्ट ट्राउजर्स जो कि उस टाइम के रिच लोग पहनते थे। तो जो रिच लोग जो लोग ये नहीं पहनते थे वो कौन हो गए? गरीब हो गए ऑटोमेटिकली, और उनके लिए जो एक टर्म कॉइन किया गया वो था सांस कुलोट्स, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, और जैकोबिन्स क्लब को वो भी बोला जाता था, ठीक है। अब यही सब जब क्लब्स एंड ऑल फॉर्मेशन हो रही थी तो उस टाइम पे 10th of August को उन्होंने डिसाइड किया एंड दे अटैक्ड पैलेस ऑफ ट्यूलरस। उन्होंने ट्यूलरस की जो पैलेस था उस पर अटैक कर दिया। उन्होंने जितने भी किंग के वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे उन सबको मार दिया, और किंग को हॉस्टेज बना के रख लिया जब तक कि उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल ना हो जाए। तो किंग को हॉस्टेज बना के रख लिया गया, कब तक? जब तक कि उनकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है। तो फिर बाद में असेंबली ने जो वोट दिया गया, जब पूरा वोटिंग हुआ कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो जो मेजॉरिटी ने वोट दिया वो ये था कि जो रॉयल फैमिली को है उसको इम्प्रिजन करके रख देना चाहिए, एज कैप्टिव्स रख देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस हुए दोबारा, और इलेक्शंस में राइट दिया गया। फिर उसके बाद जो डिक्लेयर किया गया वो ये था कि जितने भी आदमी हैं ऑफ 21 एंड अबव दैट एज दे गॉट द राइट टू वोट। अब जो नई असेंबली फॉर्म हुई थी, जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स थे वो और बाकी कुछ लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके जो नई असेंबली बनी थी, जिन्होंने ये राइट दिया था कि जितने भी मेन हैं ऑफ 21 एंड अबव दे कैन वोट, वो उस असेंबली को क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस है उसको एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक वो कंट्री होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की हुई होती है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया, इट इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, ओके। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट। ऐसे ही फ्रांस को उस टाइम पे रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद जो लुईस 16 थे और उनकी जो वाइफ थी, दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन।
ट्रीजन के चार्ज देकर उनको डेथ दे दी गई उनको दोनों को, लुइस 16 को भी और उनकी वाइफ को भी, ऑन 21 जनवरी 1793। अब जो 1793 से 1794 का पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। फ्रांस में इस पीरियड को क्या बोला जाता है? रेन ऑफ टेरर, क्योंकि इस पीरियड में जो रूल कर रहे थे वो कौन थे? रॉबेस्पियरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, हु वाज लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब एंड द लीडर ऑफ कन्वेंशन दैट वाज फॉर्म्ड। उन्हीं के जो लीडर थे रॉबेस्पियरी, उनका रूल था, एंड दिस पीरियड इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर उस पीरियड को क्यों कहा जाता था वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो कंट्रोल और पनिशमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर था, बहुत ही ज़्यादा डरावना, गंदा बोल सकते हैं। इट वाज लाइक अ ब्लैक थिंग, ठीक है। तो जो वो उस टाइम पे जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का कंट्रोल था और जो पनिशमेंट था वो बहुत खतरनाक था। जितने भी एक्स नोबल्स थे, जो भी क्लर्गी के मेंबर्स थे, या फिर वो सारे लोग, इवन उसके खुद के पार्टी के लोग जो उसके साथ अग्री नहीं करते थे, दे वर ऑल गिलिटीन्ड, दे वर ऑल गिलिटीन। गिलिटीन एक डिवाइस था विच वॉज मेड बाय डॉक्टर गिलिटीन। इट हैड 2 पोल्स इन अ ब्लेड, जहाँ पे उस इंसान का सर काट दिया जाता था। तो जो भी इंसान रॉबेस्पियरी की बात से अग्री नहीं करता, उसकी पॉलिसीज को नहीं मानता और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है, दे वर गिलिटीन्ड। उस टाइम पे जो लॉज इशू किए गए थे, जो लॉज इशू किए गए थे, उन्होंने मतलब उनके जो वेजेस थे उन्होंने उनको भी मैक्सिमम पे रखा विद इन, उनके साथ साथ जो प्राइसेस थे चीज़ों के उनको भी मैक्सिमम पे रखा। तो मतलब अगर तुम जितना कमा रहे हो और प्राइस भी तुम्हारे उतने ही ज़्यादा हैं तो बेसिकली नॉट अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो वो चीज़ें करी गई थी। उसके अलावा जो पीजेंट्स थे जो कि ग्रेन्स बेचते थे, उनको उसी प्राइस पे ग्रेन्स बेचना कंपलसरी था जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, वो खुद से कुछ भी डिसाइड करके नहीं बेच सकते थे। और वाइट फ्लोर का यूज़, वाइट फ्लोर बिकॉज इट वॉज मोर एक्सपेंसिव, तो इट वॉज फॉरबिडन, नोबडी वॉज अलाउड टू यूज इट इवन इफ दे हैड मनी एंड दे विश्ड टू यूज, नोबडी हैड द परमिशन। जितने भी लोग थे उनको इक्वलिटी पर्पस के हिसाब से दे वर ऑल ऑफ देम वर मेड टू ईट अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, क्योंकि वो हर इंसान अफोर्ड कर सकता था, तो सब लोगों को यही खाना है, ठीक है। और जो फ्रांस में जो ट्रेडिशनल वे है सर और मैडम को रेफर करने का, इट इज मॉन्सियोर एंड मैडम, बट इंस्टेड ऑफ दैट सिटोयन एंड सिटोयनी वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ दोज वर्ड्स। उसके अलावा जो चर्चेस थे जितने भी फ्रांस में, दे वर ऑल कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस फॉर द यूज, जो भी लोग उनको यूज करना चाहें, बट दे वर नॉट ट्रीटेड एज चर्चेस। अब जब रॉबेस्पियरी ने इतनी ज़्यादा दहशत मचा रखी थी फ्रांस में, तो लेटर ऑन उसी के खुद के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने डिमांड किया कि उनको एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए, उनको ये सब नहीं चाहिए, ये दहशत को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड दे नीड दैट जस्टिस। जो उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और 1794 जुलाई 1794 को रॉबेस्पियरी को अरेस्ट किया गया एंड ही वाज आल्सो गलेटिन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो रॉबेस्पियरी की कहानी थी वो भी खत्म हुई। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रांस में पहले लुइस 16 थे, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन आई। कन्वेंशन के लीडर रॉबेस्पियरी थे, लेकिन उन्होंने भी इतनी ज़्यादा दहशत मचाई कि उनको भी हटाना पड़ गया। तो अब इसके बाद फ्रांस कहाँ जाने वाला था, क्योंकि अब कोई लीडर सामने नहीं आ रहा था। तो जो भी पावर थी, जो सत्ता थी, वो किसके हाथों में चली गई? जो वेल्दी और मिडिल क्लास थे उन्होंने उस पावर का यूज़ किया। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, और जिसके हिसाब से जो वोट था, जो वोटिंग राइट था, वो किसको नहीं देने वाले थे? नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे वर डिनाइड दिस राइट टू वोट। मतलब वापस से जितने भी गरीब लोग थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एक दिन का सेम डे कमाना, सेम डे खाने वाले जो लोग थे, उनके पास ये राइट वापस से ये नहीं था कि वो वोट करके अपना लीडर चुन सकें, ठीक है। तो उस टाइम पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की फॉर्मेशन होती थी। वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनकर एक डायरेक्टरी अपॉइंट करती थी। ये जो डायरेक्टरी है उसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव होते थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, विच वर मेड दिस डायरेक्टरी वाज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 मेंबर्स से। तो इसका मतलब अब किसी भी एक इंसान, जैसे कि रॉबेस्पियरी के केस में हुआ था कि एक ही इंसान के पास सारी पावर आ गई थी, लेकिन इस केस में क्योंकि
डायरेक्टरी के अंदर 5 लोग थे, वो एग्जीक्यूटिव 5 लोगों की बनी हुई होती थी, तो इस केस में जो एक इंसान था उसके पास पावर नहीं थी, अब वो 5 लोगों में डिवाइडेड थी। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि डायरेक्टरी बनाती थी, लेटर ऑन क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे उनकी क्लैशेस हो गए विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब उन 2 मेंबर्स के क्लैशेस हो गए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, एंड ऑल दिस gave rise to a military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। तो अब जो रूल होगा फ्रांस के ऊपर वो किसका होगा? नेपोलियन बोनापार्टे, एंड इट विल बी अ कंप्लीट डिक्टेटरशिप। अब हमने देखा कि फ्रांस में कितना सब कुछ हुआ, नेशनल असेंबली आई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, नेपोलियन बोनापार्टे आया, और हमने देखा कि कैसे जो यूजुअली मेन थे उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया और उन्होंने किस तरीके से अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को बाहर रखा था। लेकिन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में विमेन का कितना इम्पोर्टेंट रोल था उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। मतलब उन डिफरेंट सिनेरियोज में विमेन ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कैसे कैसे अपने ओपिनियंस को रखा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि विमेन जो बिगिनिंग में अगर हम बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दे वर ऑलवेज द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। वो कभी भी ऐसा नहीं था कि अगर उनको बोला जाए कि उनको घर पे ही बैठना है तो वो घर पे ही बैठेंगे, या दे वोंट डिस्कस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। दिस वाज नॉट द केस विद देम, दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, और इसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। और क्योंकि हमें पता है कि फ्रांस का पूरी दुनिया पर एक इफेक्ट होता था, तो जो फ्रांस में लोग कर रहे हैं उसको देखकर लोग सीखते थे, एंड दे यूज्ड टू डू इट। तो फ्रेंच में जो विमेन ने बदलाव लाए वो दुनिया की औरतों को सोचने पे मजबूर किया था कि कैसे उनको अपनी सोसाइटी में भी चेंजेस लाने चाहिए। जो ज़्यादातर हमने पढ़ा था कि थर्ड एस्टेट के जो ज़्यादातर लोग थे वो गरीब ही होते थे यूजुअली, तो जो मोस्टली विमेन थी थर्ड एस्टेट की, दे यूज्ड टू वर्क फॉर देयर लिविंग, खुद कमाती थी, वो अपने घर को भी चलाती थी, सो दे यूज्ड टू डू दैट। लेकिन ज़्यादातर औरतों को पढ़ाने का कोई वहाँ पे था नहीं, मतलब कोई सोर्स नहीं था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, वेस्टेज ऑफ मनी माना जाता था, क्योंकि वो तो सिर्फ जो डॉटर्स थी किसकी, नोबलमैन की, और जो रिच लोग थे उनकी, ओनली दे हैड द एक्सेस टू एजुकेशन, ओनली दे कुड स्टडी, एंड देन दे यूज्ड टू गेट मैरिड, ठीक है, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। अब लेकिन जो वेजेस, जो भी औरतें वहाँ पे उस टाइम पे काम करती थी, उनकी भी जो वेजेस थी, जितना वो कमाती थी, वो यूजुअली कम होता था आदमियों के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर एक औरत सर्वेंट के रूप में काम कर रही है घर में, तो उसकी जो सैलरी होगी वो कम होगी, बजाय कि एक आदमी अगर वो सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो अपने ओपिनियंस को एक आवाज़ देने के लिए और अपनी ओपिनियंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो विमेन थी वहाँ की, उन्होंने खुद के ही क्लब्स चालू किए, खुद के ही पॉलिटिकल क्लब्स की फॉर्मेशन की, और उन्होंने अपने ही न्यूज़पेपर लिख के बेचने शुरू किए, ताकि वो अपनी डिमांड्स रख सकें और अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो आइडियाज़ हैं, उसको घर घर पहुँचा सकें। जिन क्लब्स के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे कि विमेन अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अराउंड 60 विमेन क्लब्स चलते थे इन डिफरेंट सिटीज़। बट जो मेन क्लब्स थे वो थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, दीज वर द मेन वंस। एंड जो उनकी डिमांड थी वो एक ही थी, और डिमांड क्या थी? टू एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। जैसे कि आदमियों के पास वोटिंग राइट्स हैं, जैसे कि आदमियों के पास ये राइट्स हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, उनके पास ये राइट है कि वो वहाँ जाकर एक लीडर वाली जो वो है पोजीशन है वो ले सकें, कंट्री को रूल कर सकें, तो उनको भी सेम ही पावर चाहिए थी। तो सिंपल सी ही उनकी डिमांड थी। लेकिन जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें उन्होंने डिनाई कर दिया था कि जो राइट टू वोट था वो औरतों को नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा हुआ था। मतलब भले ही इस चीज़ से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि भले ही तुम एक अपर क्लास की एक औरत हो, या तुम एक राजा की बीवी हो, या तुम किसी के भी घर से हो, लेकिन तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स तो फिर भी नहीं होंगे। सो दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेटर ऑन उन्होंने डिमांड किया था कि उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, एंड दे शुड बी गिवन द राइट टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। और उनके पास ये भी राइट होना चाहिए ताकि वो असेंबली में उनको इलेक्ट किया जा सके। मतलब उनको एक फेस अगर उन्हें बनना है या उन्हें एक पॉलिटिशियन बनना है, तो उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उसके लिए कंटेस्ट कर सकें, वो वहाँ जाके खड़ी हो सकें और वो इस कंट्री को रूल कर सकें। So this was today's class,
and I hope you enjoy it, and if you, then please follow, like और share it with the other people too, क्योंकि सबको benefit मिलना चाहिए. And thank you so much, keep on following me.